जब गोल्डन टेम्पल में टैंकों ने बरसाए 80 गोले। विरोध ऐसा कि 45 मिनट में आर्मी को बदलनी पड़ी रणनीति। 8 दिन चलती रही गोलियां, बारूद, और पूरा गोल्डन टेम्पल हो गया तहस नहस। हेलो गाइस, मेरा नाम है राजा चौधरी और आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ब्लू स्टार की। कैसे ब्लू स्टार ऑपरेशन की नौबत पड़ी, क्या एक्शंस लिए इंदिरा गांधी ने, और कौन थे भिंडरावाले जत्थेदार जिन्होंने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा किया था। अंदर से सरकार चला रहे हैं कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे शुरू से। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 41वीं बरसी है, 41वीं। यह ऑपरेशन भारतीय सेना के सबसे विवादित सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है, जो 1 से 8 जून 1984 के बीच चला। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आदेश पर शुरू हुए इस ऑपरेशन की कमान लेफ्टिनेंट जनरल के. एस. बराड़ के हाथ में थी। अब देखें तो इंदिरा गांधी भारत की सबसे टॉप ऐसी नेताओं में से आती हैं जो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए मानी जाती थी। स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ भी हो, आर्मी को जाने दो, सब क्लियर करेंगे। अभी अगर जो अभी ऑपरेशन सिंदूर, आप जो भी पहलगाम हमला हुआ, अगर भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी होती तो अभी हम तब पाकिस्तान पर कब्जा कर लिए होते। पूरे पाकिस्तान पर कब्जा होता भारत था। लेकिन बिकॉज ऑफ लीडर, एक लीडर डिसाइड करता है कि देश कहाँ जाएगा। इसीलिए बहुत सोच समझकर वोट देना चाहिए, बहुत सोच समझकर लीडर चुनना चाहिए। अब चले आते हैं अपने ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरफ। ऑपरेशन का मकसद गोल्डन टेम्पल में पनाह लेकर बैठे जनरल सिंह भिंडरावाला उसके साथियों को बाहर निकालना था। उसके साथियों के साथ सेना ने 4 जून 1984 को भिंडरावाला के लोगों की पोजीशन का जायजा लेने के लिए एक अधिकारी को सादे कपड़ों में गोल्डन टेम्पल के अंदर भेजा। 5 जून की सबसे 5 जून की सुबह बराड़ ने ऑपरेशन में भाग लेने वाले सैनिकों को ब्रीफ किया। बराड़ ने उससे कहा कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाते हुए ये नहीं सोचना कि हम किसी पवित्र जगह पर जाकर उसे बर्बाद करने जा रहे हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम उसकी सफाई करने जा रहे हैं। कैजुअलिटी जितनी कम हो उतना अच्छा। ऑपरेशन पूरा होने के बाद गोल्डन टेम्पल का मुआयना करने पहुंचे रिटायर्ड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने बताया कि भारतीय टैंकों ने अकाल तख्त पर कम से कम 80 गोले बरसाए। 80 गोले। सिखों के सबसे पावन स्थल पर सबसे बड़ा ऑपरेशन। 1 जून 1984 सेना ने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल परिसर की घेराबंदी शुरू की। तनाव बढ़ने लगा। पूरा 3 जून को 1984 पूरे पंजाब में कर्फ्यू लागू, टेलीफोन और रेल सेवा बंद। सबको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। 5 जून 1984 रात में गोलियां चली, बीच बचाव में धमाके हो रहे थे। अकाल तख्त पर बमबारी की खबरें आने लगी। 6 जून 1984 जनरल सिंह भिंडरावाला की मौत की खबर आई। समूचे पंजाब और चंडीगढ़ में कर्फ्यू लगा, पूरा एरिया सेना के हवाले किया गया। राष्ट्रपति शासन लागू। 8 जून गोलियों की आवाजें खामोश हुई, ऑपरेशन खत्म होने का ऐलान। हालांकि अगले पूरे दशक पंजाब अशांत रहा। अगले पूरे दशक मतलब 10 साल होते। इंदिरा गांधी ने खुद बताया क्यों चलाना पड़ा ऑपरेशन। 1980 के दशक की शुरुआत में पंजाब में अलगाववादी आंदोलन तेज हुआ था कि हम हैं, हम अपनी अलग सरकार चलाएंगे, हम केंद्र सरकार के अंडर में नहीं रहेंगे। ऐसा ऐसा अलगाववादी आंदोलन। इनकी अगुवाई कर रहे जनरल सिंह भिंडरावाला और उसके हथियारबंद समर्थकों ने गोल्डन टेम्पल परिसर को अपना गढ़ बनाया। मतलब ये लोग बेवकूफ लोग, मतलब सबसे पहले धर्म को ही बीच में लेके आते हैं, फिर कोई सरकार अगर विरोध करती है तो बोलते हैं कि हमारे धर्म को बीच धर्म पर हमला किया, गोल्डन टेम्पल पर हमला किया। आपको लड़ना है तो आप बाहर आओ, मैदान में आओ। आप धर्म को बीच में लाते ही क्यों? आपको क्या जरूरत थी गोल्डन टेम्पल में छुपने की? आपको पता है वो एक पवित्र स्थान है, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं उससे।
आपको वहां जाकर छुपने की क्या जरूरत थी। ऑपरेशन को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल के एस बराड़ अपनी किताब ऑपरेशन ब्लू स्टार द ट्रू स्टोरी, ये बुक गाइस मैं लेके आऊंगा, ये बुक अपन कवर करेंगे। द ट्रू स्टोरी में लिखते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना के लिए सबसे कठिन और संवेदनशील अभियानों में से एक था, क्योंकि अपने ही देश के अंदर किसी प्लेस पर हमला करना अपने ही लोगों में, हमें न केवल आतंकवादियों से निपटना था बल्कि एक पवित्र धार्मिक स्थल की मर्यादा भी बनाए रखनी थी। ऑपरेशन की अनुमति देने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बाद में खुद बताया कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उन्हें इसे ऑपरेशन की इजाजत देनी पड़ी, जो कि पॉलिटिकली देखा जाए तो बिल्कुल सही निर्णय था। मजबूत फैसले लेने के लिए कठोर कलेजा चाहिए। 8 दिन लंबे ऑपरेशन में कब क्या हुआ जानते हैं। तो भिंडरावाला के समर्थकों ने 1 जून 1984 को कंट्रोल रूम टावर से फायरिंग की। सेना ने भी जवाब में गोलीबारी की, क्योंकि सेना का तो काम ही है, सेना वॉरियर्स बोर्न फॉर फाइट। आपके किसी के हाथ में बंदूक देने से कोई वॉरियर या नहीं हो जाता, आपके पास बंदूक है। भिंडरावाला के समर्थकों ने जो फायरिंग की, 1 जून 1984 को कंट्रोल रूम से फायरिंग की, टेम्पल गोल्डन टेम्पल के अंदर से फायरिंग की। तो आपके हाथ में बंदूक आ जाने से आप वॉरियर नहीं हो जाते। सेना जिसको बिल्ड किया जाता है, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, आप उनसे लड़ेंगे? इम्पॉसिबल। लेफ्टिनेंट जनरल के एस बराड़ अपनी किताब में बताते हैं कि 3 जून तक सेना ने परिसर को घेर लिया था। जिस समय ऑपरेशन शुरू हुआ, किसी को नहीं पता था कि अंदर बैठे भिंडरावाला समर्थकों के पास कितनी इतनी अधिक संख्या में हथियार होंगे। कहा जाता है मशीन गन्स भी थी उनके पास। सेना को आशा थी कि आतंकी सरेंडर करेंगे, लेकिन उनका सामना मशीन गन, मोर्टार और स्नाइपर से हुआ। मशीन गन, मोर्टार, स्नाइपर। 5 और 6 जून की दरमियानी रात को सेना ने ऑपरेशन मेटल शुरू किया। ऑपरेशन मेटल कहा जाता है कि उसकी एक रात पहले सेना ने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन सनडाउन की मांग की थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई थी। ऑपरेशन मेटल शुरू किया गया। इसमें टैंकों, विशेष रूप से विजयंत टैंक का इस्तेमाल कर अकाल तख्त की दीवारों को भेदना पड़ा। 6 जून की रात भिंडरावाला की मौत की खबर आई, लेकिन फायरिंग की आवाजें 8 जून तक आती रही। बीबीसी के सीनियर जर्नलिस्ट रहे मार्क टली और सतीश जैकब ने अपनी किताब अमृतसर अमृतसर मिसेस गांधी लास्ट बैटल में लिखा, सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को एक सैन्य आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन इससे के पीछे राजनीतिक जटिलताएं और निर्णय प्रक्रियाएं कहीं अधिक गहरी और जटिल थी। बिल्कुल थी। तो उस टाइम के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर होते हुए ऐसे एक्शंस लेना बहुत बड़ी बात थी, अगर आप सोचे तो। आज के टाइम पे आज के टाइम पे इतना एडवांस होने के बाद भी भारत के लीडर्स के पास इतनी ताकत नहीं, इतना दम नहीं कि ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस ले सके, नहीं है। लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो आदमी, सीधे आयरन लेडी बोलते हैं उनको, ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडर, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने की क्षमता रखती थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद मैंने इंदिरा गांधी से बातचीत की थी। गांधी ने कहा था कि ऑपरेशन उनके लिए एक बहुत कठिन निर्णय था, लेकिन यह देश की एकता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था। इसके परिणाम स्वरूप हुई हिंसा से वे बहुत दुखी थी। तो मतलब आप देख सकते हो कि सबसे पहले अपने देश की एकता और कानून व्यवस्था के, धर्म बाद में आएगा, पहले देश की एकता आएगी, और कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। निरंकारी टकराव के बाद उभरा भिंडरावाला। पंजाब में अकाली जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान 13 अप्रैल 1978 को अमृतसर में निरंकारी पंथ का सम्मेलन हो रहा था। उसी दौरान उसी सम्मेलन के दौरान अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए। मतलब आप देखो तो यहाँ पे लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। आप बाहर की कंट्रीज में देखो तो अमेरिका अपने आप को कंपेयर करता है रशिया से कि हमको दुनिया में सबसे ताकतवर बनना है, हम दुनिया में सबसे बेस्ट है। चाइना जो कि तरक्की कर रहा है, हमको स्ट्रांग बनना है, टेक्नोलॉजी, एआई टेक्नोलॉजी। और भारत भारत में लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं।
बहुत ही डाइवर्जन लोग हैं, कोई तमिल है, कोई महाराष्ट्र है, तो कोई महाराष्ट्रियन है, कोई तमिल में है तो कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई आदिवासी लैंग्वेज बोलता है, कोई मराठी बोलता है, मतलब लोग एकदम बटे हुए हैं। 13 अकाली कार्यकर्ता मारे गए आपसी झड़प में। मतलब आपके अंदर ये नहीं है कि आप जिनको मार रहे हो वो भी उसी कंट्री के लोग हैं, वो आतंकवादी तो है नहीं। आप देख रहे हो मतलब कि एक ही कंट्री में रहने वाले लोग, साथ में रहने वाले लोग एक दूसरे पर हमला करते हैं, एक दूसरे को ही मारते हैं, एक ही कंट्री में रहने वाले, फिर वो बोलते हैं हम भारतीय हैं। आप जब तक आप पंजाबी हो, जब तक आप हिंदू हो, जब तक आप मुस्लिम हो, जब तक आप धर्म हो, तब तक आप एक भारतीय हो ही नहीं सकते। या तो पहले भारत आएगा या तो आपका धर्म आएगा। पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए आपकी कंट्री, सर्व दी कंट्री। वी आर इंडियंस मैन। इसके रोष स्वरूप सिखों के प्रदर्शन में धर्म प्रचार संस्था के तत्कालीन प्रमुख जनरल सिंह भिंडरावाला ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बस लोगों को यही तो आता है, धर्म धर्म करना। सिखों के साथ हो रहे कथित भेदभाव को लेकर दिए भिंडरावाला के उग्र भाषणों से उसकी लोकप्रियता बढ़ती चली जाती रही। क्योंकि लोगों को तो क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि उग्र भाषण दे रहा है गर्म पंथी का नेता, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और लोग क्या है, लोग भी शामिल हो गए। शुरुआती दौर में भिंडरावाला अपने समर्थकों के साथ गुरदासपुर जिले में चौक मेहता गुरुद्वारे से कार्यक्रम करते थे, लेकिन फिर उन्होंने अमृतसर का रुख लिया। यहाँ पहले वह गोल्डन टेम्पल के गुरु नानक निवास हो, फिर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त से प्रचार करने लगे। अप्रैल 1983 में डीआईजी एएस अठवाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, जो कि सीधे सीधे सरकार को चुनौती थी। उनका शव गोल्डन टेम्पल परिसर के पास मिला। मतलब आप देख सकते हो, किसी सरकार के द्वारा बनाए गए एक डीआईजी को आप दिन दहाड़े हत्या कर दो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हमारा शासन चल रहा है, तानाशाही चल रही है। भिंडरावाला मोगा के गांव में जन्म भड़काऊ भाषणों से लोकप्रियता मिली। जनरल सिंह भिंडरावाला का जन्म पंजाब में मोगा जिले के गांव रोड़े में 2 जून 1947 में हुआ, जब भारत आजाद हुआ जिस सन में। 30 साल की उम्र में जब दमी टकसाल का अध्यक्ष बनाया तो नाम के पीछे भिंडरावाला जोड़ा गया। अप्रैल 1978 के बाद अकाली कार्यकर्ताओं और निरंकारियों से भिड़ंत के बाद भिंडरावाला उभरने लगा। जगह जगह भड़काऊ भाषण देने से गर्म ख्यालियों में उसकी लोकप्रियता बढ़ती गई। देख रहे हो, यही तो चीज है, लोगों को जोड़ने के लिए भड़काऊ भाषण दो कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन एक्चुअल में जब करने की बारी आती है तो लोग ऐशो आराम में डूब जाया करते हैं। कितनी जान गई आज तक अलग अलग दावे किए जाते हैं। 10 दिन चले ब्लू स्टार में कुल कितने लोग हताहत हुए, इसका सही आंकड़ा आज तक सामने नहीं आया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 500 से अधिक लोग मारे गए। गैर सरकारी आंकड़ा देखें तो कहीं ज्यादा है। ऑपरेशन को लीड करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल एस बराड़ अपनी किताब में लिखते हैं, गोल्डन टेम्पल में करीब 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। सैकड़ों सिविलियन कट्टरपंथी लड़ाके मारे गए। कई निर्दोष तीर्थयात्रियों की जान भी गई। सीनियर जर्नलिस्ट मार्क टली और सतीश जैकब ने अपनी किताब में लिखा कि इस ऑपरेशन में लगभग 492 सिविलियन उग्रवादी मारे गए। सेना के 83 जवान शहीद हुए और 220 से अधिक सैनिक शहीद घायल हुए। जनरल शाबेक सिंह, जिन्होंने आर्मी के लिए मुश्किल बना दिया ऑपरेशन, क्योंकि वो भी आर्मी से ही निकले हुए लोग। आप आर्मी में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके लिए पहले आपकी कंट्री से पहले अगर आपका धर्म आता है तो फिर वो उस कंट्री के लिए दिक्कत है। जैसे कि जनरल शाबेक सिंह एक सिख थे, उनके लिए पहले धर्म आया, आर्मी में थे वो। उन्होंने मशीन गन प्रोवाइड कराई, स्नाइपर्स प्रोवाइड कराए, गोल्डन टेम्पल में इकट्ठे किए। उनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें। तो आप देखें तो आर्मी किस लिए है? आर्मी देश को सुरक्षित करने के लिए। आर्मी किसी एक जाति को, किसी एक धर्म को सुरक्षित करने के लिए नहीं होती, किसी एक जगह को सुरक्षित करने के लिए नहीं होती।
वो होती है अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जब एक सोल्जर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करके छोड़कर अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने लगता है तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। साल 1971 में बांग्लादेश बनाने के लिए गठित मुक्ति वाहिनी को भारतीय जनरल शाबेग सिंह ने ट्रेनिंग दी थी। शाबेग सिंह को रिटायरमेंट से एक दिन पहले बिना कोर्ट मार्शल आर्मी से बर्खास्त कर दिया गया था। बिना कोर्ट मार्शल आर्मी से बर्खास्त कर दिया गया था। और इसका रीजन क्या था यह बताया नहीं गया है फिलहाल। बीबीसी के लिए काम कर चुके पत्रकार सतीश जैकब अपनी किताब में लिखते हैं कि बर्खास्तगी से साबिक शेख को सरकार विरोधी बना दिया। बर्खास्तगी से साबिक सिंह सरकार विरोधी बना दी। साबिक सिंह इसके बाद सरकार के विरोधी हो गए, लेकिन आखिर उनको बर्खास्त क्यों किया गया था इसका रीजन सामने नहीं आया है। साबिक ने ही गोल्डन टेम्पल को किले में बदला और भिंडरावाला समर्थकों को आर्मी का मुकाबला करने की तैयारी कराई। ऑपरेशन के बाद गोल्डन टेम्पल में पहुंचे सीनियर जनरल्स के मुताबिक उसने खिड़कियां तक गलीचों से ढकवा रखी थी ताकि आर्मी निशाना न लगा सके, क्योंकि आर्मी से निकला हुआ बंदा था। ये इससे पता चलता है एक गलत इन्वेस्टमेंट कितना भारी पड़ सकता है। गोल्डन टेम्पल परिसर में पहुंचने के लिए सीढ़ियां उतरना पड़ता था। उसने उनके नीचे रोशनदानों में LMG लगवा रखी थी। आर्मी के जवान जब नंगे पांव गोल्डन टेम्पल में दाखिल हुए तो उनके पैरों में गोलियां मारी गई। मतलब क्या ही, मतलब आप खुद को कहते हो हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, और आप गोल्डन टेम्पल में घुसकर कोई और आदमी जो कि सम्मान से अपने जूते उतार कर अंदर आ रहा है, आपने उनके पैरों पर गोलियां मारी। आप धार्मिक हैं, इसी कारण आर्मी को टैंक बुलाने पड़े। बिल्कुल सही किया है, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। जब सामने वाला बंदा AK-47 चला रहा है, मशीन गन चला रहा है, स्नाइपर चला रहा है, आप वो नहीं देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि आर्मी ने टैंक बुलाया, आर्मी को गोल्डन टेम्पल के अंदर भेज दिया। तो और कोई ऑप्शन था? आप बंदूक लेकर उसमें जा कैसे सकते हो? आपको ये सोचना चाहिए। अनबिलीवेबल। ऑपरेशन से सिखों में आक्रोश फैला, बिल्कुल सही बात है। अब सिचुएशन ही ऐसी थी। खुशवंत सिंह ने सम्मान लौटाया। इस ऑपरेशन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारी NN वोहरा की अगुवाई में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस ऑपरेशन ने केंद्र और सिखों के बीच के विश्वास को गहरा नुकसान पहुंचाया। पंजाब में आतंकवाद ने फिर सिर उठाया और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती चली गई। बहुत से सिखों ने इसे न केवल उनके धार्मिक भावनाओं का हमला माना, बल्कि गोल्डन टेम्पल में सेना भेजने को उस पावन स्थल की पवित्रता को उल्लंघन भी माना। लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि आप ही के सिख भाई बंधु वहां मशीन गन स्नाइपर्स लेकर गए, तो आपको उनका भी विरोध करना चाहिए। अगर सेना गई उसके अंदर तो सेना तो जूते चप्पल उतार कर गई, आपके जो लोग थे वो तो जूते चप्पल पहनकर ये मशीन गन लेकर गए। इस ऑपरेशन से रोष स्वरूप खुशवंत सिंह जैसे बड़े राइटर ने केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें समय समय पर दिए गए तमाम सम्मान लौटा दिए। सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा गांधी को गोलियां मारी। बस यही तो चलता है इंडिया में कि कोई किसी के बयान एक्शन से खुश नहीं होता तो उसको गोली मार दो। और सीखा ही क्या है यहाँ पर। भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार के करीब 4 महीने बाद 21 अक्टूबर 1984 की सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उन्हीं के दो सिख अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी। और क्या उखाड़ लिया गोली मारकर हत्या करके। आज इंदिरा गांधी होती तो और भी बहुत से चेंजेस देखने को मिलते आपको इंडिया में, क्योंकि ऐसे लीडर्स बार बार पैदा नहीं होते। किसी के अंदर दम ही नहीं कि इतने बड़े बड़े एक्शंस ले सके। गोली चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती, गोली खाना बहुत बड़ी बात होती। हमले के समय इंदिरा गांधी ने अपने सफदरगंज रोड आवास से ऑफिस की ओर जा रही थी। बेअंत सिंह ने 5 गोलियां चलाई, जबकि सतवंत ने अपनी स्टैन गन से उन पर 25 से अधिक राउंड फायर किए।
हत्या का कारण गोल्डन टेम्पल में सैन्य कार्रवाई का आक्रोश था। भिंडरावाला की दहशत इतनी बढ़ गई थी कि सरकारी अफसर भी उसके आदेश इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करते थे। कुलदीप सिंह बराड़, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल। और ये सब मतलब सरकार के होते हुए ये सब क्या तानाशाही चल रही है क्या? देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़के। इसके बाद सिख विरोधी दंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। खासकर दिल्ली में हजारों सिखों की हत्या कर दी गई। मतलब उसके बाद आप देखो तो गोल्डन टेम्पल के बाद सिखों में आक्रोश फैला कि हम बदला लेंगे, हम मारेंगे, हम मारेंगे। सिखों ने मारा वो आम लोगों को, हिंदुओं को। उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात हिंदुओं में आक्रोश बढ़ा और दिल्ली में हजारों सिखों को सर कलम कर दिया गया, मार दिया गया। मतलब आप देखें तो इन दंगों से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो आम लोगों को ही होता है। और आम लोग इतने बेवकूफ के आम लोगों को समझ में नहीं आता कि जो भी हम करते हैं ये छोटी छोटी चीजें, जो ये दंगे वगैरह होते हैं, उससे सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को होता है जिनका कोई लेना देना ही नहीं। एक आम आदमियों को नुकसान हो रहा, जो अपने घर से जॉब जाता, जॉब से घर जाता, मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता, उनका दंगे उनको खत्म कर देते हैं। और दंगों का असली नुकसान उन्हीं को होता है। तलवारें चल रही हैं, लोगों को काट डाला, सड़कों पर लाशें हैं, उनकी दुकानें और घर फूंक दिए जाते हैं। ये होते हैं दंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। कई क्षेत्रों में दंगाइयों को पुलिस और राजनीतिक संरक्षण दिए जाने के आरोप भी लगे। बिल्कुल लगे होंगे। सनम सुतिरश वजीर की किताब द कोर्स ऑफ 1984 में 1984 के दंगों का शिकार हुई सिख महिलाओं के खौफनाक अनुभवों का जिक्र है। मतलब महिलाएं जिनका कोई कोई गलती नहीं, उनको ये सब फेस करना पड़ा। रेप हुए, ये हुआ, वो हुआ, हत्याएं हुई, बेकसूर लोगों की हत्याएं। जनरल ए एस वैद्य की हत्या। रामचंद्र गुहा और जगदीप सिंह चीमा की किताब द सिख रिप्रेस्टेस्ट इमरजेंसी इन इंडिया के अनुसार ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल अरुण श्रीधर वैद्य थे। अपनी रिटायरमेंट के बाद वैद्य पुणे में रहने लगे थे। ऑपरेशन के लगभग 2 साल बाद 10 अगस्त 1986 को वैद्य अपनी कार से कहीं जा रहे थे। तभी बाइक सवार दो युवकों सुखदेव सिंह गिल और हरजीत सिंह उर्फ जिंदा ने उन्हें गोलियां मार दी। उनकी हत्या को सिख उग्रवादियों ने गोल्डन टेम्पल में किए गए ऑपरेशन के बदले की कार्रवाई बताया। वैद्य की हत्या में शामिल हरजिंदर सिंह के बाद इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल भी दोषी ठहराया गया। 1992 में उसे फांसी दे दी गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जनरल एस एस वैद्य ने सैन्य अधिकारियों के साथ गोल्डन टेम्पल का दौरा किया था। 2 साल बाद वैद्य की 2 सिख युवकों ने पुणे में हत्या कर दी थी, जैसा कि अभी बताया। एसजीपीसी ने 10 अक्टूबर 2012 को इन दो युवकों को परिजनों को ये एसपीजीसी एसजीपीसी ने 10 अक्टूबर 2012 को इन दोनों युवकों के परिजनों को सम्मानित किया था। क्यों किया था यह? जिसने वैद्य की हत्या की उनको, उनके परिवार जनों को क्यों सम्मानित किया गया था? इसमें रीजन बताया नहीं गया है। बड़ा सवाल, क्या भिंडरावाला ने कभी खालिस्तान नहीं मांगा? देश के कानून मंत्री रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें एक दफा भिंडरावाला से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने पूछा कि आप खालिस्तान क्यों चाहते हैं? इस पर भिंडरावाला का जवाब था कि मैं खालिस्तान नहीं चाहता। हाँ, अगर वह मतलब भारत सरकार देने के लिए तैयार है तो मैं मना क्यों करूं? लेकिन मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर भारत सरकार दे तो मैं मना क्यों करूं? मार्क टली और सतीश जैकब ने भी अपनी किताब में लिखा है कि भिंडरावाला सार्वजनिक रूप से कहा करते थे कि उन्होंने खालिस्तान की मांग नहीं की। हालांकि उनकी भाषा, रवैया, क्रियाएं ऐसी थी जो अलगाववाद बढ़ाती थी। बिल्कुल थी। आप देखें तो उनके भाषण के हम अलग हैं, हम हमारे भी अधिकार हैं, हमको हम भी एक मतलब ऐसी प्रक्रिया क्रियाएं होती थी, ऐसे भाषण होते थे जो आपको लोगों से अलग करते थे कि हम एक अलग कम्युनिटी है, हम इससे जुड़े हुए नहीं। दावा कितना सच्चा है? इंदिरा गांधी ने ही भिंडरावाल को शह दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले ले जनरल कुलदीप बराड़ ने कुछ साल पहले एक न्यूज एजेंसी को दिए हुए इंटरव्यू में
सबसे चौंकाने वाला बयान दिया जिसमें कहा कि भिंडरावाला को इंदिरा गांधी की शह मिली थी और उसे रोकने में देरी की गई। तो इंटरव्यू में कहा गया कि पंजाब का माहौल बिगड़ रहा था, खालिस्तान की मांग उठने लगी थी, भिंडरावाला का पंजाब में रुतबा बढ़ने लगा था, गोल्डन टेम्पल से सरकार चल रही थी, भिंडरावाला को केंद्र सरकार की पूरी शह मिल रही थी। 1980 तक सब ठीक था। 1981 से 84 तक पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी अधिक बिगड़ रही थी। डीआईजी को मार दिया गया दिन दहाड़े। जब भिंडरावाला ऊंचाइयों तक पहुंचा तभी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमला करने का आदेश दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में पंजाब पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। ऑपरेशन की कमान संभालने वाले जनरल के एस बराड़ ने बाद में बताया कि आर्मी को आदेश था कि भिंडरावाला की तरह पंजाब पुलिस भी खालिस्तान समर्थक कर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि सबसे सबसे पहले आता है उनका धर्म, और किसी भी कंट्री में सब अगर धर्म पहले आता है तो वो कंट्री ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकती। आप पाकिस्तान को देख लो, पहले धर्म धर्म करते हैं, देख रहे हो उनकी हालत। इसलिए आर्मी ने पुलिस को पूरी तरह डिसआर्म कर दिया। सरहद पर आर्मी खड़ी करके बॉर्डर को भी किया गया ताकि पाकिस्तानी आर्मी इसका फायदा उठाने की कोशिश न करे। खुफिया इनपुट था कि जैसा भारत ने 1971 में किया वैसा ही कुछ पाकिस्तानी आर्मी पंजाब में भी कर सकती है, कि पंजाब को भारत से अलग कर दिया जाए। बॉलीवुड एक्टर वनिंदर गुम्मड़ लड़ेंगे चुनाव। ये दूसरी न्यूज है गाइस, सॉरी मैंने ये। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।